नमस्कार, मैं हूं मनीष और आज मैं आया हूं आपके अपने सीरियल के सेट पर। जी हाँ, गेस करिए कौन होगा वो। सही पकड़े हैं, हम आए हैं भाभी जी के सेट पर और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे अपने मनमोहन भैया। सो भैया कैसे हैं आप? बस प्रसन्न है। क्या चल रहा है लाइफ में अभी? लाइफ में बस फिलहाल तो भाभी जी घर पर है, जोरों शोरों से चल रहा है। भगवान करे कि ये बरसों तक चलता रहे। हमारी भी यही दुआ रहेगी, खूब तरक्की करे ये शो और आप भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मतलब भाभी जी पे काम करने के बाद? देखिए, ये एक्सपीरियंस बड़ा अनोखा रहा क्योंकि लापतागंज करता था मैं, जो शरद जोशी जी की व्यंग रचनाओं पे था। वो एक बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड पे था। आपने देखा कि एक गांव का सीन है, सोशल इश्यूज़ को लेकर लड़ाई हो रही है और मैं उसमें कॉमन मैन बनता था, बट थोड़ा सीरियस किस्म का एक व्यंगात्मक रोल था। लेकिन ये जो है मनमोहन तिवारी, ये मेरी पर्सनैलिटी के बिल्कुल, मतलब अगर मैं ये हूँ तो ये है, मतलब बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी का रोल मिला है। मतलब कि जो दिल फेंक आदमी है, दिल हथेली पर लेकर चलता है, इसका मन हमेशा करता रहता है कि मैं कब किसको आई लव यू बोल दूँ। सर, ये तो रही सीरियल की बात है। सर, क्या असल जिंदगी में भी आप ऐसे ही दिल फेंक या फिर लव यू किसी को कहा हो? देखिए, एक स्टेज में हर आदमी ऐसा होता है। कॉलेज टाइम में नो डाउट हम दिल हथेली पर लेकर चलते थे। फिर धीरे धीरे जब शादी हुई तो फिर आपको पता, उसके बाद दिल जो है कहाँ खो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब शादी से तो ऐसे लग रहा है जैसे सर आप खुश नहीं हैं। नहीं, तो आप किसी भी मर्द से पूछ सकते हैं कि क्या हालत है, हिंदुस्तानी मर्द से। सर, आप हैं शिमला से, बिलोंग करते हैं आप शिमला से, और जो आपने अटायर, जो एक्सेंट जो आपने लिया है वो यूपी बिहार साइड से थोड़ा मिल, तो कितना मुश्किल हुआ आपको ये सब चीज़ों को अपनाना? इसमें मेरे लिए सबसे अच्छी बात रही कि मैंने 5 साल लापतागंज किया। तो उससे क्या हुआ कि उसकी भाषा ऑलमोस्ट यूपी की थी वही, तो उसमें मेरी प्रैक्टिस बहुत हो गई। मतलब तो इसलिए जब ये मिला तो ये भी करीब करीब यही है, तो बड़ी आसानी हुई। हालांकि शुरुआत में मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी, वो लापतागंज में हुई थी, जो मैंने पहले से ही फेस कर ली। सर, ये है सीरियल का नाम है भाभी जी घर पे हैं, और यहाँ से पे देखा गया कि आप हमेशा भाभी पे फोकस करते हैं, भाभी के पास अपने दिल की फीलिंग्स बताते हैं डायरेक्ट वे में। कभी कभी डायरेक्ट भी बोल देते हैं, लेकिन वो भाभी समझ नहीं पाती और समझती हैं तो आपको इग्नोर कर देती। सर, असल जिंदगी में ऐसी कितनी भाभियाँ रही जिसको आपने दिल दिया? देखिए, खूबसूरती पर किसी का जोर नहीं है। खूबसूरत जब कोई चीज़ नज़र आती है तो नज़र तो जाती है वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारी ऐसी भाभियाँ हैं जो दिखाई देती हैं, उसमें क्या है। पर्सनली शिमला में भी गया हूँ, वहाँ की भाभी भी बहुत गोरी, बहुत सुंदर होती है। सर, तो कितने हमारी, मतलब बाहर की भाभियाँ कितनी है जो कि जिसमें आपने दिल दिया? देखिए, मैंने कहा ना कि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदियाँ लग गई हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी मित्र हुआ करती थी। वो ज़माने भी थे जो हमने देखे हैं। सर, आपका और आसिफ सर का, जो हमारे भरभूति जी हैं, जिनको भाभी जी कहती हैं भरभूति जी, तो आपका और विभूति जी का कैसा रिश्ता है? मतलब ऑफ स्क्रीन कैसा रिश्ता है? ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छा रिश्ता है। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों का रिश्ता इस तरह से ज़्यादा है क्योंकि वो अभी भी थिएटर करते हैं और इप्टा मुंबई के साथ जुड़े हुए हैं, रेगुलर उनके शोज़ चलते हैं, और हमारा बैकग्राउंड भी थिएटर का रहा है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था 1986 से 89 तक वहाँ था। फिर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल, जिसको रेपेट्री कंपनी कहते हैं, 6 साल वहाँ मैंने एज एन एक्टर जॉब किए। तो हमारे वैचारिक तौर पर हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। मतलब हम टिपिकल सीरियल वाले लड़कों की तरह के नहीं है, मतलब बिल्कुल भी उस तरह का मामला हमारा नहीं रहा है, शुरू से नहीं रहा है। सर, ऐसा कभी हुआ है कि आप और विभूति जी ऑफ कैमरा, मतलब बाहर जा करके दोनों एक साथ दिल ले करके और थोड़ा दिल फेक बनकर थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश की बाहर में किसी और के साथ? किसी और के साथ तो वैसे तो नहीं हो पाता, लेकिन देखकर जरूर आहें भर लेते हैं। सर, आपको पता है कि आपकी जो अर्धांगिनी है वो भी देख रही होगी, तो कुछ बोलना चाहेंगे इस वक्त? देख करके वो भी आपके पोल खुल रहे हैं सर बेसिकली यहाँ पे। नहीं, वो देखेंगी, तीसरी नज़र से देखेंगी, फिर घर जाएंगे तो थोड़ी देर तक बात नहीं करेंगी। मतलब वो जताने की कोशिश करेंगी कि मैं सुन लिया है मैंने और देख भी लिया है सब क्या था। तो सर, उनको मनाने के लिए आप क्या करते हैं? क्या सोच के जाते हैं कि आज मैं घर जाऊंगा तो ऐसे बिहेव करूंगा, वैसे रहूंगा, कुछ लेके? नहीं, उसमें थोड़ी बहुत अभिनय करना पड़ता है रियल लाइफ में। मतलब कि कभी गए तो एक फूलों का गुलदस्ता ले गए, या काजू कतरी पसंद है तो वो ले गए, तो थोड़े से खुश हो जाती हैं। और फिर एक दिलासा दे दिया कि भैया हम इस समय जो है वो फिल्म देख लेंगे, सुल्तान देखेंगे यार, इस पर जैसी छुट्टी मिलेगी, तो सब ठीक हो जाता है।
सर ऐसे तो देखा जाता है कि शोज़ कंटिन्यू चलते हैं, आपका जो शेड्यूल होता है रेगुलर होता है, तो कितना समय आप दे पाते हैं घर पे? बहुत कम, वाकई ये एक थोड़ी सी हम एक्टर्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब डेली शो में काम करने वाले एक्टर्स की ये प्रॉब्लम है यार, समय की बड़ी समस्या होती है। अब जैसे मैं तो हैरान होता हूँ कि स्टार प्लस ने अपने सीरियल्स मंडे टू संडे कर दिए हैं, सुना है। अब पता नहीं शायद दोबारा से वही हो गया, लेकिन क्या हालत होती होगी एक्टर्स की, तो ख़राब हालत तो होती है। लेकिन हम सौभाग्यवश ऐसे हैं कि भाभी जी घर पर हमें काफ़ी समय आराम का मिल जाता है। जैसे अभी भभूति और उनका सीन चल रहा है तो मैं बैठा हूँ, मैं बैठ जाऊँगा, सो जाऊँगा, आराम करूँगा। लेकिन बाकी में तो बेचारों को टाइम ही नहीं मिलता। जो टिपिकल डेली सोप्स है ना, भारी भरकम जो होते हैं, जिनमें बहुएँ हैं, सास है, मामे हैं, चाचा हैं, ताए हैं, वो तो बहुत मुश्किल होता है। सर जैसे कहा जाए मनमोहन भैया कि एक फिल्म आए रहा शोले, जिसके सारे कैरेक्टर्स की एक अपनी आइडेंटिटी थी, सब कैरेक्टर से जाने, आज भी जेलर हो, जय हो, वीरू हो। उसके बाद अगर डेली सोप में देखा जाए तो भाभी जी वो एक ऐसा शो जिसके सारे कैरेक्टर्स जाने जा रहे हैं, असल नाम से नहीं, इस कैरेक्टर के नाम से जाने जा रहे हैं, और हर एक का एक अपना इम्पोर्टेंस है। तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये बहुत बड़ी और बहुत सही बात आपने करी है कि यहाँ तक कि मतलब आपने देखा होगा कि वो यादराम का लौंडा जो बीच में आके अजीब सा डांस डूंस करके निकल लेता है, उसको भी लोग पूछते हैं ट्विटर पे। एक ने तो बोला यार उस यादराम के लौंडे को मेरा रिगार्ड्स देना, मतलब बहुत बड़ी बात है। वो कभी छुटका सा ऐसे निकल जाता है, आता निकल जाता है, या वो पेलू रिक्शे वाला जो सिर्फ देख के ऐसे हंस देता है। तो इसमें मैं राइटर का कमाल मानता हूँ, एक तो ये उनकी कल्पना, और दूसरा राइट कास्टिंग। जब राइट कास्टिंग होती है ना, वो सबसे बढ़िया होता है कि सामने वाला जो कैरेक्टर चुना है वो ऐसा ही लगे कि शायद ये इसी के लिए बना था। जैसे भभूति जी लगते हैं कि ये जो है एक हैंड पैक्ड हस्बैंड है, या हम लगते हैं कि कच्चे बनियान का धंधा करने वाले होंगे, साले माँ कंजूस टाइप के और उस तरीके के, मतलब वो बिल्कुल आपको देखते ही लगता है। तो ये राइट कास्टिंग है बेसिकली जो इसका उसका कमाल, और राइट राइटिंग जो मनोज संतोषी ने करे हैं, वाह वाह, हैट्स ऑफ है। सर वैसे तो आपका जो इस सीरियल में जो किरदार है वो एक कच्चे बनियान वाले बिजनेसमैन का है, अगर असल जिंदगी में आपको कच्चे और बनियान बेचना पड़े तो कैसा? मैं मर जाऊंगा। मेरी जीते जी मौत हो जाएगी। ये लाइन हमेशा सुनने को मिलता है, विभूति जी कहते रहते हैं कि आपका तो कच्चे बनियान का बिजनेस है, आपका जाओ कच्चे बनियान बेचो, जलील धंधा बोलते। तो कैसा लगता है उस समय? हाँ, उस समय जो एज अ कैरेक्टर तो तिवारी बहुत चिढ़ता है कि साले तुम क्या हो नल्ले, तुम साले 2 रुपए नहीं कमाते, तुम्हारी बीबी के उस टुकड़ों पे पलते हो, तुम उनकी ग्रूमिंग क्लासेस पे तुम्हारा चल रहा है मामला। तो दुख तो होता है तिवारी को बहुत ज़्यादा। सर कहते हैं कि विद स्क्रीन पे देखा जाए तो आप सौम्या जी को, मतलब गौरी मैम जो है उन पे आपका दिल आता है, और विभूति जी का आता है अंगूरी जी पे जो आपकी धर्मपत्नी है। सर ऑफ कैमरा जो है तो आप दोनों मिलकर एक इन दोनों कैरेक्टर्स में मतलब गौरी मैम और अंगूरी भाभी पे दिल फेंकी करते हैं या कभी दिल लेके जाते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। तो उनका सामने से क्या जवाब आता है उस समय? नहीं, वो इंजॉय करती हैं। हाँ, वो भी कौन सी कम है, वो भी इंजॉय करती हैं, एकदम खूब खुश होती हैं। उनको अचानक लगता है कि वाह यार कमाल है, कोई तो है जो ऐसी मोहब्बत पेश कर रहा है मेरी तरफ। मतलब ऑफ कैमरा भी, बिहाइंड द सीन भी मोहब्बत आप सबकी चालू। कई बार हम बिल्कुल बोल देते हैं वाह क्या लग रही है आज, आंख भी मार देते हैं। सब कैमरा में देख के बताएंगे सर आंख कैसे मारते हैं? एकदम अरे क्या वाह रे सौम्या जी, क्या गजब लग रही हैं आप। ओफ। सर वैसे आपने कभी लड़की छेड़ी है? जैसे आपके कैरेक्टर में 2 मलखा और टीका है, वो हमेशा लड़की छेड़ने के चक्कर में आपसे पिसते रहते हैं, आप चमेट मार देते हो कभी कुछ। तो आपने रियल लाइफ में हमने कॉलेज टाइम में बहुत हरकतें की है, लेकिन ये हरकत हमने स्कूल टाइम में की थी, तो हमारे तो घर में खैर नोटिस पहुंच गया था। सर आप किस तरीके से लड़की छेड़ते हैं? कभी स्कूल लाइफ में जैसे आपने कहा छेड़ा है, तो कैसे छेड़ा आपने? कुछ नहीं, बस कुछ जैसे किसी कोई फिल्म का गाना जो है वो ज़्यादा। सर कौन से फिल्म का गाना गा के आपने छेड़ा? एक लाइन। उस समय क्या था, कुछ पुराने गानों का बड़ा रिवाज था, वो तो आज भी है। जैसे हम लोग क्या था, कालका कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो जब घर की तरफ जाते थे, जैसे लड़की आगे जा रही है और हम पीछे जा रहे, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं हूँ राही तेरी मंजिल का, ऐसे गा दिया चुपके से और फिर साइड से निकल गए। तो इस तरीके की छेड़छाड़ ज़्यादा हुआ कर। सर कभी ऐसा हुआ है कि लड़की ने पलट के आई लव यू बोला आपको? ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा हो जाता तो ज़िंदगी संवर जाती। सर मुझे लगता है कि आज आपके घर पे लड़ाई होगी और आप मुझे कोसोगे। ओह
चलिए देखते हैं, ये भी झेल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप यूं ही तरक्की करें, आप यूं ही और आगे बढ़े, शो आपका बहुत अच्छा जाए, आगे बढ़ता रहे, हमारे दिल से दुआ है। और सर आप इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो स्ट्रगल हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने की है देश को आज़ाद कराने में, उन्हें कभी ना भूलें। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, और इन लोगों ने जो अपना एक वक्त दिया है उस समय जबकि इतना हार्ड टाइम था, इतनी मुश्किल से हमको आज़ादी मिली है, उसको जो इन लोगों ने झेला है वो कमाल है, काबिल तारीफ़ है। जबकि उस समय सरवाइव करना भी कितना मुश्किल था, मैं तो ये देखता हूँ। तो धीरे धीरे भारत को वो लोग यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं, उन्हें ज़रूर याद करें, उनके बारे में जानें, उनके बारे में समझें, उनकी जीवनी पढ़ें और उसे अपने जीवन में लाने की भरपूर कोशिश करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये थे हमारे अपने तिवारी भैया। तो तिवारी भैया से हमारी बातें तो हो गई, अब देखते हैं आगे कुछ और लोग हैं इस सेट पे जिनसे हम बात भी करेंगे और आपको मिलवाएंगे भी। तब तक के लिए बाय बाय।